यज्ञ है, इसकी सुविधा से हमें इनका विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। अगर देखें हम ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, याद देखिएगा। दो भाग कौन कौन से? एक तो हम साहित्य स्रोत के आधार पर देखते हैं, दूसरा हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया है, हम जब उत्तराखंड के इतिहास के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि उत्तराखंड के इतिहास को अध्ययन की सुविधा से हमने क्या करा, तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने वहां पर, आप कहोगे कि सर हाँ यहाँ पर तो आपने कहा कि दो भागों में, हम बात करें उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें। आप लोगों को जो पता है वो आपको ये पता है उत्तराखंड के का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम देखें तो उत्तराखंड के इतिहास को हमने तीन कालखंडों में विभाजित किया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब हम जब प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करते हैं तो मानव की उत्पत्ति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं। अब ऐतिहासिक उसके बाद का जो पीरियड था जब थोड़ा सा मानव विकसित होना से मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल की अगर बात करें 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का ये पीरियड ये था। फिर उसके बाद कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जो 600 ईसा पूर्व जो मध्यकाल का जो अंतिम पीरियड था वहां से लेकर वर्तमान समय अगर देखें 2024 जो चल गया है तो हम यहाँ तक का अध्ययन करते हैं। तो हमें तो इतना देखना है। तो ये जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक इतिहास की अगर बात करो तो ये जो तीन भाग हैं, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल, हम तो इसको बाद में पढ़ते हैं। तो ये कालखंड को हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिकली इतना आप लोगों को पहले से ही ज्ञात है। हम जो आपको मैं जो जितना डीप ले जा रहा हूं तो ये देखिए, हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें, हम इतिहास के ऐसे स्रोतों की बात कर रहे हैं। तो इसके आधार पर अगर देखें तो अध्ययन की दृष्टि से अगर देखें तो हमने यहाँ पर दो भागों में विभाजित है। एक तो साहित्यिक स्रोत पे बात करते हैं, पुरातात्विक। मुझे बता सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या हो सकता है, पुरातात्विक स्रोत क्या हो सकता है? कोई भी बच्चा बताए, जिसे आता है वो बताइए। चलिए बच्चों बताइए, जिसे भी आता है बताइए। ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है और शांति प्रागैतिहासिक न पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, बता सकते हैं? चलिए बताइए। साहित्यिक तो वैसे जो लिखित रूप में है किसी भी भाषा में ना, जैसे महाभारत है और रामायण इसमें दिखाया गया है, वो तो साहित्य के रूप में जिनका मिलता है, साहित्य में जिनका मिलता है कि ऐसा उसमें लिखा गया, जो भी लिखित रूप में होगा ना वो तो साहित्यिक हो गया। और पुरातात्विक हुआ जो आपकी गुफाओं में के अंदर जो चित्र मिलते हैं और वो मिलते हैं, वो पुरातात्विक हुआ। इतना समझ में आ गया आप सभी के? अभी सर ने बताया। देखिए हम बात करेंगे, एक तो हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे, साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे उत्तराखंड का हमें कहाँ कहाँ जिक्र मिलता है, कहाँ कहाँ हमें इसके साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। दूसरा जो हम बात करेंगे पुरातात्विक शब्द पे कहेंगे कि पुरातात्विक मतलब जो हमें जो खोज हुई, जो हमारी, जो हम अगर कहें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की हमने कहा कि हमें वहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग जगहों पे। हमने कहा कि यहाँ पर भी अलग अलग स्रोतों के तौर पर हमें उत्तराखंड के इतिहास को समझने का मौका मिलता है। तो हम जब साहित्य की बात करते हैं तो जैसे अभी सर ने कहा कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भैया जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य तौर पर जहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वहाँ से इन चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कहता है कि साहित्य स्रोत की बात करते हैं। तो अगर हम साहित्य के क्षेत्र पे देखें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है प्राचीनतम ये विवरण जो हमें देखने को मिलता है रामायण और महाभारत में ही देखने को मिल जाता है। अब उत्तराखंड का अगर हम देखें प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो हमें कहीं ना कहीं ये आपके जो साहित्य स्रोत है, तो साहित्य स्रोत के अंतर्गत हम सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, जो ये कह रहा है कि आपके सामने रामायण हो गया, महाभारत से मिलता है। अब रामायण और महाभारत जो काल है, इस काल खंड से भी हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जिक्र मिलता है कि उत्तराखंड में उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें घटनाक्रम घटा और कहाँ कहाँ इनके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पर इनका जिक्र देखने को मिलता है, उत्तराखंड की क्या स्थिति रही है, कौन कौन से यहाँ पर रहे थे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो रामायण और महाभारत से मिलता है। और
भारत के वन पर्व की अगर बात करें तो वन पर्व में जो पर्व है उसमें गंगा द्वार जो हरिद्वार से भृंग तुंग जो केदारखंड की यात्रा का जिक्र मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वन पर्व जो बेसिकली आप देखोगे इतिहास के जो स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, हरिद्वार से लेकर केदारखंड तक का अगर हम कहें यात्रा का जो वृत्तांत हमें जो देखने को मिलता है वो किसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। जो ये यात्रा का जो वृत्तांत मिलता है महाभारत के वन पर्व में। अब देखिए गंगा से हरिद्वार से केदारखंड तक की यात्रा का जिक्र हमें या इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए। केदार जो महाभारत के जो वन पर्व है, वन पर्व में इसका क्या होता है पूरे तरीके से हमें अध्ययन या कहें उसका जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। बेसिकली इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब हम कहते हैं कि इसका जिक्र हमें मिलता है, जिससे क्या होता है इस यात्रा में जितने भी मध्य में जितने भी पढ़ने वाले कई जो स्थान है, जो यात्रा के जो स्थान होते हैं उनकी जो प्राचीन जानकारी हमें इस क्षेत्र से मिलती है। और साथ ही हम अगर बात करें जो महाकाव्य है, जो प्राचीन महाकाव्य की अगर हम बात करें तो उन महाकाव्यों की बात करें, उन पुराणों में भी उत्तराखंड का जो इतिहास है वो बहुत ही भर भर कर कहें परिच मात्रा में हमें जानकारी ये उपलब्ध कराता है कि कौन सा क्षेत्र क्या है। अगर हम हरिद्वार से ऋषिकेश की बात करें, जो जिसे हम गंगा द्वार कहते हैं, जो भृंग तुंग की बात करते हैं, तो ये वाला जो यात्रा है इन स्थानों पे जो जो स्थान पड़ते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर हमें जानकारी देखने को मिलती है, तो सारा चीज़ हमें इन जगहों पर हमें उपलब्ध हो जाता है। तो ये जानकारी मिलते हैं। और हम कहते हैं कि प्राचीन जो महाकाव्यों के अतिरिक्त अगर हम देखें उत्तराखंड में जो पुराण है उन पुराणों के इतिहास से भी जानकारी हमें मिलती है। अब जो ये पुराणों से जो जानकारी मिलती है वो जानकारी कैसे उपलब्ध है, देखिए ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, इन सभी क्षेत्रों में अगर कहें तो इनसे भी हमें ये जानकारी, तीर्थ यात्राओं से संबंधित हमें जानकारी इनमें, जैसे हमने कहा गरुड़, ये गरुड़ पुराण है, या ये आपको देखो विष्णु पुराण है, जितने भी बेसिकली जो भी हिंदू महाकाव्य है, जो भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से हमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मार्मिक विषयों पर हमें चर्चा देखने को मिल जाती, उनके संबंध में हमें ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है। तो अलग अलग चीज़ें हमें समय समय पर इनका हमें कहीं ना कहीं वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, इतना इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये क्या कहता है कि ये भाई पुराण में भारतीयों की पहचान से ही हिमालय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जो महापुराण है जिसमें हम भारतीयों की जो पहचान है वो हिमालय से हमें देखने को मिलती है, तो वो आपके भाई पुराण का जिक्र आपको ये पता होना चाहिए कि ये भाई पुराण जो है तो वहाँ से हमें इनका जिक्र का ये इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीयों की जो पहचान हिमालय से मिलती है तो इसका वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भाई पुराण में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि स्कंद पुराण में केदारखंड को विस्तार से उसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला क्वेश्चन तो कई दफे आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्कंद पुराण में किसका जिक्र मिलता है या केदारखंड को किस नाम से जानते हैं, तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो स्कंद पुराण में मिलता है। और इसी ग्रंथ से अगर वर्णित अगर कहें तो नंदा पर्वत वो जो केदारखंड में स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदार जो नंदा पर्वत है तो इसका जो वर्णन भी हमें कहाँ से मिलता है, ये भी आपके स्कंद पुराण जो आपके केदारखंड क्षेत्र में ये हमें मिलता है। तो याद रखिए। और देखिए केदारखंड आपके गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है, और मानस खंड की अगर बात करें तो इसको भी हमने कुमाऊं क्षेत्र। देखिए अगर हम देखें भूभाग के आधार पर अगर हम विभाजन की बात करें तो आप अगर देखोगे तो केदारखंड जैसे गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, इसको भी दो भागों में बांटा गया। तो दो भागों में बांटा गया तो इसको भी अलग अलग खंडों में बांटा गया। केदारखंड हो गया, मानस खंड को अलग अलग भूभाग में हमने इसको बांट दिया। इसका हमें वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, बताइए आ रहा है? जी सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कुमाऊं क्षेत्र को भी विभाजित किया जाता है। अब देखिए अब ये बताओ ये जो
जातकों में अगर हम जातक कथाएं किसे बोलते हैं, ये जातक कथाएं क्या होते हैं? जातकों में भी हिमालय के गंगा तट का वर्णन मिलता है। जातक किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? एक शब्द आता है जातकों का, लिखा है जातक आता है। जातक क्या होता है? जातक कथाएं कहते हैं, हम कहते हैं जातक जो कथाएं होती हैं वो उनको किससे संबंधित जोड़ा जाता है, उसको किससे मानते हैं, बता सकता है कोई? देखिए जातक, जहां तक हम कहें, सर बौद्ध धर्म से। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए बौद्ध धर्म से जानते हैं, मगर जातक कथाएं क्या होती है? जातक कथाएं क्या होती है कि जो पुराने समय में, चाहे वो इन्होंने जैसे बौद्ध धर्म से बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं अगर कहें, उनके बारे में बात करते हैं, तो जो जो पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं उनको जातक कथाओं के बारे में कहा जाता है। हम कहते हैं कि भैया इस पूर्व जन्म में इस क्षेत्र में ये हुआ होगा, तो उस समय की जो घटनाक्रम, जो उस समय की जो कहानियां चली होंगी, तो उन कहानियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये कहता है कि जातकों में भी हिमालय के गंगा तट का वर्णन है। जो पुराने जो काल्पनिक जो कथाएं हैं, जो जातक कथाएं हैं, उनमें हमें क्या मिलता है? गंगा तट का भी कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय के गंगा तटों का वर्णन किसमें मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए वहां पर जातक कथाएं लिए होंगे, या फिर स्कंद पुराण दिया गया, बृहद पुराण दिया होगा, गरुड़ पुराण दिया होगा। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जातकों में जो जातक कथाएं होती हैं उनमें हिमालय के गंगा तट का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र के स्थल का वो जो वर्णन है तीर्थ यात्रा महत्व से ही जुड़ा है। देखिए अगर हम देखें बेसिकली, अगर हम हरिद्वार से लेकर केदारखंड की बात करें, जितने भी हमारे उत्तराखंड का जो भौगोलिक भूभाग है, तो बेसिकली आप सभी को ये पता होगा कि ये देवभूमि के नाम से जानती हैं, ये देवों की भूमि के रूप में भी हम इसको कहते हैं। तो अलग अलग नाम से इसको जाने जाते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर हर जगहों पर आकर हर जनपद में यहाँ पर तीर्थ स्थल आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही ये जो क्षेत्र है भौगोलिक और सांस्कृतिक, देखिए याद रखिएगा, हम जो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्र जो है भौगोलिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यंत्र तंत्र का वर्णन समाहित यहाँ पर हमें देखने को। तो बेसिकली अगर देखें तो ये जो हमारा जो क्षेत्र है उत्तराखंड, तो भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण में भी और साथ ही सांस्कृतिक तौर पे भी देखें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें, जो इतिहास के पन्नों में जो उकेरे गए हैं, तो ये यंत्र तंत्र की कहें तो इनका भी वर्णन हमें इस घाटियों में, इस क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। देखिए कालिदास की जो कीर्ति है ना, रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में भी इस क्षेत्र का बेहतरीन तरीके से वर्णन या कहें इनका जिक्र किया गया है। चाहे वो कालिदास का हो या फिर आपके अभिज्ञान शाकुंतलम हो, तो अलग अलग जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का क्या गया है, बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है, वहाँ पर वर्णन किया गया है, उसका भी अध्ययन इस क्षेत्र में किया गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि बाण भट्ट की पुस्तक है, याद रखिएगा इस पुस्तक को ध्यान रखें। बाण भट्ट की जो पुस्तक है उस हर्ष चरित्र में भी इस क्षेत्र की यात्रा का, आने जाने का, लोगों का वर्णन का उल्लेख हमें मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाण भट्ट की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, तो हर्ष चरित्र उसका नाम है। तो इस जो इनके द्वारा जो पुस्तक का विमोचन किया गया था, जो पुस्तक लिखी है, जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में भी बेसिकली अगर देखें तो उत्तराखंड के तमाम चीज़ों का हमें जिक्र विस्तार से देखने को मिल जाता है और उसका उल्लेख भी हमें देखने। अब देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल की अगर बात करें तो यहाँ पर चीनी यात्री हेन सांग यहाँ उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। देखिए जिस समय हर्षवर्धन का यहाँ पर शासन काल हुआ करता था, तो उस टाइम पे चीनी यात्री, पहला जो चीनी यात्री आया था हिंसांग, तो उत्तराखंड के वो मार्मिक यात्रा पर यहाँ पर आया था, यात्रा पर निकला था। कभी क्वेश्चन बनता है कि हेनसांग उत्तराखंड की यात्रा पे किसके शासनकाल में आया था, तो आपको पता नहीं, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से कौन सा यात्री आया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो आपको हेनसांग वो था, तो उत्तराखंड की यात्रा पर जब आया था तो उसने क्या करा, अपनी यात्रा जब ये इस क्षेत्र में आया तो उसने एक अपनी यात्रा, जब वो चाइना से स्टार्ट हुआ तो उसने अपनी यात्रा के से संबंधित किताब को प्रकाशित किया, अपनी पूरा यात्रा को उसने उस किताब में उसको उल्लेखित किया। तो उस यात्रा वृत्तांत में वो लिखता है कि वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किस रूप में किया है,
मोयोलो नाम से उसने इस हरिद्वार का नाम। कभी क्वेश्चन पूछा था, बहुत दफे अगर आप उठाओगे ना, कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तो वहां पर मोयोलो नाम से किसे जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका उल्लेख किस में किया जाता है, तो हरिद्वार को जो उल्लेख किया गया, हरिद्वार को जो जाना जाता है मोयोलो नाम से इसे जाना जाता है। और हिमालय को देखिए, एक तो हरिद्वार को नाम इसने ये दिया, ठीक है, हिमालय को मोयोलो नाम से हिमसांग ने ये दिया। और फिर वो हिमालय की यात्रा पे जब ये इस भूभाग में आया, तो जब हिमालय का जब नौसैंगिक परिदृश्य देखा, तो इस भूभाग में जब इसने ये तमाम चीज़ें देखी, तो इस भूभाग को भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इसको अंतरात्मा इसकी बहुत ज़्यादा खुश रही। तो ये जब ये तमाम चीज़ें हुई, तो हिमालय की यात्रा का जो वृतांत, जो हिमालय का जो नाम इसने दिया, उसने दिया पोली ही मोयोला। ये याद रख लीजिए बेटा, इस चीज़ को इनको याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पर ही। तो हिमालय का जो नाम दिया गया था पी नपोली ही मोयोला, ये नाम दिया गया था, और हरिद्वार को मोयोलो नाम से दिया गया था। अर्थात अथवा ये भाईपुर नाम के राज्य से इसको जाना जाता है, तो इस तरीके से इसने ये नाम दिया। तो ये जो था भाईपुर राज्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। अब देखिए कल्हण की पुस्तक है, ये याद रखिए, बहुत ये आया था इस बार एलटी में, याद है आपको, आया था? जी माता। देखिए जो भी है अल्टीमेट कितना बारीकी से ये पूछा गया था, तो जब इतनी बारीकी से आप अध्ययन करोगे तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। ये राज, तुम ना ही जुड़ो तो बेहतर है भाई, तुम आते जाने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कल्हण की जो पुस्तक है, तो वो कल्हण की पुस्तक राज तरंगणी के रूप में कश्मीर के जो शासक थे, जो ललितादित्य, ये मुक्तिपीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि जो कल्हण की जो पुस्तक है वो राज तरंगणी करके ये है, और इसमें कश्मीर के जो शासक हैं, कश्मीर, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज तरंगणी में किस शासक का उल्लेख मिलता है, तो कश्मीर के शासक का उल्लेख मिलता है, ललितादित्य करके है, ये मुक्ति पीड़ करके दिया है। तो इनके द्वारा क्या गया, जब गढ़वाल राज्य पर क्या है विजय का उल्लेख मिलता है। तो जब ये जो शासक था कश्मीर का, जब इसने गढ़वाल पर चढ़ाई करी, तो ये गढ़वाल विजय का भी उल्लेख इनकी किताब में उल्लेख मिलता है। तो ये इतनी ज़्यादा बारीकी से हम इसको समझ रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थान या फिर ऐसे स्थानीय ग्रंथ हैं, स्थानीय ग्रंथ मतलब जो स्थानीय स्तर पर लिखे जाते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई व्यक्ति ने उस टाइम पे की कथाओं को लिखा होगा कि उस समय का क्या क्या घटनाक्रम रहा होगा, उसने अपनी पुस्तक में लिखा होगा, कोई अपनी पुस्तक लिख देता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये स्थानीय ग्रंथ कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष जो स्थानीय स्तर पे जो इसको लिखा जाता है तो स्थानीय ग्रंथ कहा जाता है। तो उन ग्रंथों में भी बेसिकली तो उत्तराखंड का कहीं ना कहीं ऐतिहासिक या साहित्य स्रोत हमें देखने को मिलता है, जो इस राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं। कौन से, जो भी हम कभी भी पढ़ रहे हैं, कोई भी कल्हण की पुस्तक पढ़े, या फिर जो हिमसांग आया था जब उसने अपनी यात्रा वृत्तांत अपनी पुस्तक में लिखी, तो हमें जब उसकी पुस्तक पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में हमें उस समय पता चलता है कि इस समय भी कुछ ना घटनाक्रम रहा होगा, जिससे कि हम ये पुस्तक में जो उन्होंने चीज़ें दी है उस समय स्पर्श हो जाता है। और पृष्ठभूमि पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो उदाहरण के लिए जोशीमठ से प्राप्त जो हस्तलिखित जो ग्रंथ है गुरु पादु करके है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। को पूछा जाता है कि जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ का नाम क्या है। समझ में आ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इतने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं से आपके क्वेश्चन उठते हैं कि उत्तराखंड का जो जोशीमठ से जो प्राप्त है हस्तलिखित ग्रंथ है का क्या नाम है। तो गुरु पादु करके इसका नाम है। इसमें अनेक जो शासक रहे, जो वंशज रहे, तो उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। जितने भी इस भूभाग में उस टाइम पे जितने भी शासक रहे होंगे, उन शासकों का पूरा काला चिट्ठा वो सारा कुछ ये कहें उनका पूर्ण रूप से जानकारी हमें इस ग्रंथ में देखने को
बेसिकली मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी का जो भंडार हमें चाहे लोक गाथाओं में भरी मिलती है या उनका विवरण हमें देखने को मिलता। अगर देखिए लोक गाथाएं जो क्या होती हैं, जो लोक गाथाएं होती हैं, जैसे किसी क्षेत्र में कथाएं चलती हैं, किसी क्षेत्र में कुछ कहानियां होंगी, कोई क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाक्रम घटा होगा, तो वहाँ के जो निवासी होंगे उन लोगों ने वहाँ के बारे में इकट्ठा किया होगा जानकारी। जैसे हम कहें कि पिथौरागढ़ के बारे में अगर बात करें, चाहे हम चमोली के बारे में बात करें, या अन्य जितने भी राज्य हैं, अगर हम उन राज्यों के बारे में करें तो उनकी भी कहीं ना कहीं चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि प्राचीन स्रोत या कहें इसके अतिरिक्त जो हमें जानकारी, जो भंडार जो हमें है लोक गाथाओं से भरा हुआ मिलता है। देखिए आपने पढ़ा होगा राजूला मालूसाई, ये देखा आपने, ये आपने गाने भी सुने होंगे, सुना है? बताइए। राजूला, जी सर। तो राजूला माल, अभी देखिए आपने अभी देखा होगा एक नेहा कक्कड़ का एक गाना निकला था, वो चिड़ी कुछ ऐसी था जिसमें था, अभी सुना था आपने? कौन सा गाना था वो, किसको याद है? वो एक उसमें हमारी लोक गायिका भी रही थी, वो ममता है, कमला देवी, जिन्होंने उसमें ये भी कहा था, वार बटी पार दिखी धन घट्या सर। ये जो गाना गया था उसमें भी था राजूला मालू साई हला तुम्हारा, ये कुछ ऐसा दिया गया था। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे लोक गाथाएं हैं जहाँ पर हमें उत्तराखंड का जो जिक्र मिलता। देखिए जो मालू साई की अगर बात करें, इसमें मालू साई की गाथा को गेय के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है, और मूलतः यह राजुली और मालू की ये प्रेम गाथा एक, वो अगर कहें ये बेसिकली का कुमाऊं क्षेत्र की ये बहुत विश्व प्रसिद्ध ये एक लोक गाथा है। ये प्रेम गाथा के रूप में हम इसको जानते हैं कि ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि एक बृहदकोट का एक राजा हुआ करता था। उस राजा की जब संतानें नहीं हुआ करते थे, वो एक बार बागनाथ के दर्शन की तरफ जाते हैं। वो बागनाथ जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि कोई कहता है, चौखुटिया का जो राजा था वो नरेश को कहता है कि यार मेरे बच्चे नहीं हो रहे। वो कोई उसको सजा देता है कि ये सलाह देता है कि आप वहाँ चले जाइए, जो बागनाथ वहाँ जाइए, तो वहाँ पर भी एक और ऐसी करके दंपति मिलता है, तो वहाँ पर बागनाथ आपकी कृपा करेंगे तो जिससे कि आपको पुत्र प्राप्त होंगे, जो भी होगा बच्चे प्राप्त होंगे। तो ऐसा वहाँ पर जिक्र होता है। तो उसके बाद कहते हैं कि हम 2 बच्चों की शादी आपके हम शादी कर देंगे। तो ये जो ग्रंथ है, जो ये कहानी है, ये कथा है, तो इसमें इसका पूरा वृत्तांत हमें देखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के साहित्य स्रोत की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम पुरातात्विक स्रोत पे आए नहीं है। अभी पुरातात्विक साहित्य, और साहित्य ये एक तो साहित्य स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, ये याद देखिएगा। अब यहाँ पर जब हमने बात करी कि राजूला मालूसाई का जो प्रेम गाथा है, मध्ययुगीन सनातनी जो सामंती शासन व्यवस्था का एक ऐतिहासिक रूप यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये एक रमौला गाथा है। बेसिकली मैंने इस गाथा को कभी नहीं सुना है, तो बेसिकली आज पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो रमौला गाथा है, यह मूलतः गढ़वाल के रमौला गढ़ के क्षेत्र में रमौला जाति से संबंधित गाथाएं हैं। ये इसमें कथाएं लिखी गई हैं, जिसमें भी अगर हम कहें तो इसमें क्या है, आपका हमने कहा केदारखंड का जिक्र मिलता है कि इस केदारखंड में उस टाइम पे कौन कौन सी जातियां रहेंगी, कौन कौन से इस भूभाग के बारे में हमें जानकारी। हम तो अभी ऐतिहासिक स्रोत की बात कर रहे हैं। फिर हमने अभी यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र की बात की, हमने कहा अगर मानसखंड के अंतर्गत कौन सी मिली। तो ये देखिए, हमने आपसे ये चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कह कि हमने कहा कि जोशी मठ से प्राप्त जो हस्तलिखित जो ग्रंथ है गुरुपादु ये था। तो इसमें भी यहाँ पर जितने भी शासकों ने जो राजवंश रहे हैं, जो शासक रहे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया, तो उसका उल्लेख मिलता है। तो ऐसी जानकारी हमारे चाहे स्थानीय क्षेत्र में कोई स्थानीय क्षेत्र में जिन्होंने कुछ गाथाएं लिखी हैं, तो स्थानीय स्तर पे भी हमें उनके बारे में पता चला। जैसे राजूला रमौला गाथा हो गया। तो हमने ये कहा कि रमौला जाति से संबंधित ये है, इसमें एक साथ 15 से 20 वीर रमौलों की वीर गाथाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये इसमें 15 से 20 रमौलों की हमें क्या है गाथाओं का वर्णन मिलता है, जिसके कारण इसमें
सूत्रबद्धता की कमी आ जाती है और इसमें वर्णित ब्रह्मणी कंबल गाथा की और मोलों की भी एक क्या है नागवंश से जोड़ी, इसको नागवंश से जोड़ दिया जाता है। तो उदाहरण रमोलोतिली की गाथा भी यह कहा जाता है कि ये इसका जो संबंध माना जाता है श्री कृष्ण और पांडवों से इसका संबंध है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो रमोला गाथा है उसका जो संबंध है किन से माना जाता है, तो कभी क्वेश्चन बनता है तो श्री कृष्ण और पांडवों से स्थापित किसको माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए रमोला ये जो गाथा है इसको ये माना जाता है। अब देखिए ये हुड़किया बोल आपने सुना है, हुड़की बोल आपने सुना होगा, आपने देखा होगा जिसमें हमारा उत्तराखंड का जो जिसमें भूभाग था, हमने कहा जिसमें इस क्षेत्र में हिंसांग आया होगा, ये अलग अलग लोग आए होंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र हम कहते हैं कि भैया इस समय अगर हम प्राचीन ऐतिहासिक काल के प्रागैतिहासिक कहते हैं, ऐतिहासिक का मध्य ऐतिहासिक काल पे थे, आधुनिक ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो जो ये क्षेत्र था मध्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भी जनजातियों के रहने का हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से रहा, तो लोगों की गाथाएं हुआ करती थी। तो हुड़किया बोल अगर बोलते हैं तो गाथाएं होती, तो मूलतः ये कृषि खेती बाड़ी से संबंधित प्राचीन गाथाएं ये हुआ करती थी। इसमें महाभारत की गाथाओं के अतिरिक्त और नागवंश से संबंधित गाथाओं का वर्णन बेसिकली किया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो हुड़की जो बोल होते हैं तो इसमें मुख्यतः किन गाथाओं का वर्णन किया जाता है। देखिए पूछा ये नहीं जाएगा कि हुड़किया बोल किससे संबंधित है, तो बेसिकली आप हर कोई बच्चा इसको जानता होगा जिसकी खेतों में आज के डेट में भी कहीं कहीं क्षेत्रों में होता है। अब बेसिकली ये प्रथा विलुप्त की कगार पर जा चुकी है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाए हुड़किया बोल किससे संबंधित है, ये आप तो हर कोई बता देगा कृषि खेती बाड़ी से ये प्राचीन गाथा है इसमें। अब इससे पूछा जाएगा कि हुड़किया बोल जो थे तो ये किस इसमें किन गाथाओं का वर्णन किया जाता है, तो आपको वहां पर दिया जाएगा ए फलाना डी ढिमकड़ा, ये ऐसे दिया था। तो यहाँ पर पता होना चाहिए जो महाभारत की गाथाओं का और साथ ही नागवंश से संबंधित जितने भी उसमें गाथाएं हुआ करती थी उनका जिक्र मिलता है। अब ये जो गाथाएं होती हैं तो उनकी जो हुड़किया बोल वाले थे उस समय उनके पूर्वज और रहे होंगे, उन्होंने उस टाइम पे कुछ और किया, उनके पूर्वजों ने कुछ और किया, तो ये पीढ़ी दर चलते हुए आ रहा है। जिससे हमें ये पता चलता है कि उत्तराखंड का जो ये भूभाग था पूर्व से ही ये भूभाग क्या था, समृद्ध था। यहाँ पर संस्कृति की बात करें चाहे हम वंशों की बात करें तो ये समृद्ध ये क्षेत्र रहा। अब देखिए यहाँ पर आप जागर की बात कर रहे हैं, अब जागर की बात करें, अब आप कहोगे यार सर अभी तो आपने ये कहा था, तो अभी तो आप ये बोल रहे थे कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल मध्य ऐतिहासिक काल उसके बाद मध्य ऐतिहासिक काल फिर याद, तो ये तो हम बाद में बात करें, हम तो अभी इनके बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। जो ये तमाम चीजें इनके बारे में कौन जिक्र कर रहा है, यहाँ तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। हम तो जब पहुंच रहे हैं हम तो अभी हम उत्तराखंड को समझ रहे हैं, उत्तराखंड की बारियों को समझ रहे हैं, उत्तराखंड का जो बाहरी आवरण है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जागर की जब बात करते हैं सामान्यतः अगर देखें तो लोग जो विश्वासों पर आधारित होती है। देखिए कोई भी होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। अब मैं तो इन चीज़ों को एक काल्पनिक कथाएं हैं, ये एक चीज़ होती है खाली एक मनोरंजन का तौर पे लेके चलता हूँ। हाँ कि मनोरंजन हो रहा है तो बहुत से लोग इसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवताओं का पूजन किया जाता है, अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोग विश्वासों पर आधारित है कि किसी को कहते हैं ना, कोई पहाड़ों में जो कोई बीमार हो जाता है, अरे इसको फलाना देवता लग गया, इसमें विभूति करो, इसको 4-5 दिन का करार दो, इसको विभूति लगाओ, ठीक हो जाता है। तो हमारा क्या है, अंतरात्मा से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसका फर्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि मानो तो गंगा है ना मानो तो पानी है, तो उसी प्रकार से इसमें भी है। तो सामान्यतः लोग जो विश्वासों पर आधारित ये गाथाएं होती हैं, इस संबंध में अगर तंत्र मंत्र पूजन और अथवा अगर कहें तो इसमें देवी देवताओं को नचाने का क्या है, कहीं ना कहीं पड़ता है। देवी देवताओं को नचाने से ये होता है और मूलतः ये प्रेत बाधा निवारण मंत्र से होते हैं और विषय वस्तु पर ये जागर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जागर कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने तो ये समझा कि जागर तो जागर होते हैं, जिसमें हमने देखा होगा कि भैया इसमें तंत्र मंत्र, ये भूत भुतनी हो गई रे, इसको मसान लग गया, इसको फलाना ढिमकड़ा तुम्हारे पूर्वज लग गए, तो ये तमाम चीज़ें उनको उस वजह से वो कहते हैं कि ये इस पीढ़ी का नहीं है, वो उस पीढ़ी का है। तो इस आधार पे ये होता है। अब जागर को भी हम विभाजित करते हैं, तो याद रखिएगा, तो जागर को जो हम विभाजित करते हैं 3 प्रकार से, जो विषय वस्तु से आधार पर, तो 3 प्रकार से हम जागर को विभाजित करते हैं। पहला जो है, पहले विभाजन है को देवी देवताओं को उसमें क्या होता है, उसका आह्वान किया जाता है, उनको नचाया जाता है। दूसरा होता है इसमें जो
प्रेत बाधाएं होती है, जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जो कहते हैं कि लग जाता है, कहीं पर मशान लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, कहीं पर हंक काटना पड़ता है, तो ये यहाँ पर ये प्रेत बाधाओं पर ही आधारित तो दूर से होते हैं। और जो तीसरा होता है, वो तीसरा क्या होता है, स्थानीय जो शासकों के जागर होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, स्थानीय शासक कौन थे, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे गोलजू की कहानी मान रहे थे कि भैया वो राजा फलाने के घर पैदा हुआ, ये हुआ, ये ऐसा हुआ, वो तमका। तो बहुत ढेर सारे ऐसे स्थानीय स्तर पर जो शासक रहे हैं, उनके अंतर्गत भी क्या है, जागर बनाए गए। देखो अब जैसे जागर को होता है, वो कहते हैं ना, देख हे भगवाना देखिए कालू तीन, ये एक वो एक जागर है, देखो संध्या बखतो तीन, कुछ ऐसी करके है, हे इष्टा भगवाना तीन लोग सुन, तीन देवता सुन, तीन वचन सुन, तीन बोल सुन, संध्या बखत रता बयान होगा, ये कुछ ऐसे करते हैं। इस प्रकार से जागरों का आह्वान किया जाता है बेसिकली, अगर हम कहें, चाहे वो किसी क्षेत्र में देवताओं को पसंद करना हो या भूत प्रेतों की अलग जागर लगाई जाती है और स्थानीय स्तर पर अलग लगाई जाती है। अब ये देखिए, उपरोक्त तीन कोटि के जागर विशेष ऐतिहासिक महत्व, तीन कोटि के जागर लगे, तीन कोटि का मतलब तीन पीढ़ियों को उसमें उजागर किया जाता है, तो तीन कोटियों का यहाँ पर जागर लगाया जाता है। इस क्षेत्र की अगर हम कहें ऐतिहासिक वंशों की अगर बात करें, जैसे कत्यूरी वंश हो गया, चंद वंश हो गया, परमार वंश है, इनका जो निर्माण और इतिहास का निर्माण और प्रयुक्त मात्रा में जागर से भरी हुई है। अगर आप देखोगे गढ़वाल में भी जितने भी हम जागरण कहते हैं, चाहे वो जो बगड़वाल हैं, जो गढ़वाल में, तो बहुत ढेर सारे ऐसे जागर हमें देखने को मिल जाती हैं, तो उसमें इन चीज़ों का जिक्र हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चाहे हम आश्चर्यों की बात करें, 9 बहनी 9 आश्चर्य वाले हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में हम कह के अगर यहाँ पर अगर कहें, जो गोलू देवता की जागर कहें, चाहे नरसिंह की बात करें, ये अलग अलग होंगे, सब की हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो, आपने यहाँ पर 5वां पॉइंट देख पर, हम जो अभी बात करें, किस पे बात करें, अभी हम हमारा जो चर्चा चल रही है वो किस पे चल रही है, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा हमारी चर्चा किस पे चल रही है? जागर हैं? जागर सर पे साहित्य हमारी जो चल रही है साहित्य स्रोतों पे चल रही है। ठीक है, हमें जागर हगर नहीं चल रही है। तो याद रखो, हम साहित्य स्रोतों पे चल रहे हैं। हमें आपको यहाँ पर अभी हम बताया ना, हमने क्या क्या उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम अभी तो बहुत से लोग कहेंगे यार अभी तो आपने किमनी गुफा नहीं पढ़ाई, ये लखुडियार नहीं पढ़ाए, ये कहाँ पहले वो ताम्र पात्र मिला था, कहाँ मृंग भाड़ मिले थे, ये ढिमकड़ा मिला था, अमकड़ा मिला था। हम इस पर चर्चा ही नहीं करें, हम तो वहाँ पहुँचे ही नहीं है। हम तो पहले ऐतिहासिक स्रोतों की बात, साहित्य स्रोत या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हम कहते हैं कि पांडवों अथवा जो भाड़ो करके ये है, बहलो जो ये होता है, जो शब्द आपने देखा होगा पावड़े करके ये जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये देखो, ये भट शब्द है, ये भड़ जो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वीर अथवा योद्धा। आपने देखा होगा कि गढ़वाल में ये मनाया जाता है, ये वीर रस का श्रृंगार इसमें होता है। इसमें योद्धाओं के एक कहीं ना कहीं आह्वान किया जाता है, योद्धा इस टाइप का होता है। तो अतः ये कहता है किसी वीर के संबंध में गाए जाने वाली लोक गाथाएं भड़ो अथवा ये पावड़े, जिसे पांडव नृत्य भी कहते हैं, इसको पावड़े ही है ना, ये पावड़े कहलाती है। तो याद देखिएगा, और इसको गाने वाले भाट कहलाते हैं। कभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बन गया, याद रख लो, नोट कर लीजिए, करते हो तो करिए, नहीं करिए तो नहीं मत करो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावड़े और भाडो जो गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो ये गाने गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो गाने वाले होते हैं उनको भाट कहा जाता है, भाट। अब भाट शब्द किससे लिया गया है क्वेश्चन पे, तो भाट से जो पावड़े कहलाए जाते हैं, इनको ही जो ये गाना गाते हैं, जो गाने गाने वाले लोगों को ही भाट ये कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अब जिस बच्चे ने इतना डीपली पढ़ा होगा उत्तराखंड, बेसिकली उत्तराखंड आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है और एक वो अजय रावत की जो बुक है उनको उठाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली बच्चे ऐसे बहुत ढेर सारे ग्रुप में जो क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर दे देते हैं, मगर वो वहीं तक सीमित है। जब हम बहुत डीपली पढ़ते हैं ना, तो अभी हमने कहा कि आपने एक क्वेश्चन हमने देखा कि अगर जिसने उत्तराखंड का LT का पेपर दिया होगा तो उसको इस बारे में ये पता होगा कि हमारा एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ये देखिए कहाँ गया वो,
ये एलटी में पूछा गया था, इतना विस्तार से अंदर पूछा गया था। देखिए कल्हड़ किसकी पुस्तक है, ये इतने विस्तार अगर इतना अंदर जाता है तो सोच लीजिए आपको कितना अंदर आ जाना पड़ेगा। हम कहेंगे फिर आउट ऑफ सिलेबस आया गया, आउट ऑफ सिलेबस कहाँ, तो आपका जो सिलेबस दिया उसी के आधार पर तो आया है, हमने मगर विस्तार से पढ़ा नहीं, तो ये आता है। अब ये जो भैड़ो है तो इसमें क्या कहा जाता है, ये भाट इसको कहा जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो इसमें जो ये विषय का, विषय वस्तु का मतलब जो ये इसका जो टॉपिक है, जो इसमें जो कहना क्या चाह रहा है, ये कहता है कि वीर, इसमें वीर सिंगार रस का क्या होता है, उद्घोष होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वीरता कहीं ना कहीं जगा देता है। और जो योद्धा होते हैं, युद्धों का जो सजीव वर्णन इसमें मिलता है। ऐसा फील होता है कि कहीं आप, जिसमें ये होता है ना, जिसमें नृत्य और ये जो तमाम चीजें जब ये आयोजन किया जाता है, ऐसा फील होता है कि हम एक योद्धा के रूप में अपने आप को उस समय देखते हैं। तो ये कुछ होता है। और महत्वपूर्ण भड़ो इस प्रकार है कि रमीचंद होता है, ब्रह्मकमचंद करके है, रानी रौत होता है, सौ बी रौत, ये जो दिए हुए हैं, रमियत भूतो, ये गढ़वाली भाषा है। तो इस बेसिकली इनको याद रख लीजिए, ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आती हैं, तो इनको याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने बेटा, हमने अभी किस चीज़ पे, अभी हमने किस चीज़ पे डिस्कस किया था, इनमें से हमने अ को पढ़ा या ब को पढ़ा, बताओ तो। आवाज आ रही मेरी? ओको मास्टर। अरे थोड़ा सा मुंह में पानी डाल लीजिए, कोई बात नहीं, उठ जाओ थोड़ा सा। तो हमने अभी कौन सा पढ़ा, साहित्य स्रोत को। साहित्य हाँ, स्रोत। तो थोड़ा सा जोर से बोलो, साहित्य स्रोत को पढ़ा। अब हम कौन सा स्रोत को पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक। देखिए मैं इसमें ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने इतना विस्तार से नहीं पढ़ा होगा, मैं अभी लिख के भी दे सकता हूँ कि इतना विस्तार से कोई बच्चा नहीं किया होगा। तो समझ में आ रहा है सभी के? अब देखिए हम बात करेंगे पुरातात्विक साहित्य के बारे में बात करें। अब पुरातात्विक साहित्य कैसे, हम साहित्य की बात करें। देखो अब पुरातात्विक साहित्य क्या है, अब ये आ गया ब वाला खंड को हम पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इस स्रोत को हम देख रहे हैं, ठीक है। यह कहता है पुरातात्विक वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करके लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरातात्विक मतलब, जो पुरातात्विक क्या है, पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि पुरातात्विक जो पुरानी चीजें मिलती हैं, अरे ये भी तो पता होना चाहिए पुरानी चीजें कहाँ से मिलती हैं। पुरानी चीजें, पुरातात्विक वह विज्ञान है जिसके माध्यम से क्या होता है, जो पृथ्वी के गर्भ में जो छिपा हुआ है ना, जो खजाना जो छिपा है। मान लीजिए हम कहते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, चाहे वो बारिश की वजह से हुआ या प्राकृतिक आपदा से हुआ या वहाँ कुछ हैजा फैल गया था या कुछ भी हो, एनीवे, तो ये वाला जो क्षेत्र था कहीं ना कहीं ये रेत के नीचे से या कहीं जमीन के अंतर्गत ये दब गया था। जब दब गया था, आप सभी को ये पता होगा कि जब ब्रिटिश हुकूमत जब इंडिया में आई थी, तब जब ये व्यापार के लिए लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो जब उनके उस टाइम पे 1738 में या 1868 में इसी टाइम पे ही उसको खोदा गया था। तो वहाँ पर जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहाँ पर जब कौन था, विलियम करके कुछ था, जॉन विलियम करके कुछ ऐसे वो शख्स का नाम था जो यहाँ का नेतृत्व कर रहा था। तो जब कारीगर इस भूभाग से गुजर रहे थे, जब इस भूभाग में जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पर जब खुदाई हुई थी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, तो वहाँ पर से हमें देखने को मिले कि वहाँ पर कुछ कारीगरों को, जो मजदूर थे, उनको लगा कि यार नीचे कुछ दबा है। तो उन्होंने उसको खोदा, खोदने के बाद वहाँ से ईंटें निकलना शुरू हुई। तो ईंटें निकलना शुरू हुई तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को बताया। तो उस टाइम पे वहाँ पर रेलवे काम को रोक दिया गया। जब उन्होंने उस क्षेत्र में उसको खुदाई करी, खुदाई करने के बाद जो दृश्य जो सामने आया, तो उससे हर कोई चकाचौंध हो गया कि भैया ये तमाम चीज़ें क्या मिल गई। तो वो एक बहुत ही
भयंकर, अगर बात करें एक सभ्यता के तौर पे निकली। बहुत ढेर सारी यहाँ पर ईंटें मिली, जब खुदाई करते करते रहे तो इसमें जैसे मृदंग भाण हो गए, चाहे उनके अवशेष मिले, उनकी पुरातात्विक चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिले। बहुत ढेर सारी चीज़ें हमें वहाँ पर आपको देखने को मिल गई थी। तो इसी प्रकार से जब खुदाई होती है, जब जो जमीन के अंदर का, जो भूगर्भ के अंदर का जो छिपी हुई जो सामग्री होती हैं, जब हमें उन सामग्री के बारे में पता चलता है, आजकल तो मेटल डिटेक्टर भी हैं, तो जब खुदाई चलती है तो उससे पता चलता है कि इस जगह में बहुत ढेर सारी चीज़ें